नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल खड़गे को मिली कांग्रेस की कमान, क्या खड़गे लौटा पाएंगे सम्मान? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 2.5 दशक के बाद की सही कांग्रेस को आखिरकार गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष मिल के गया है। गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव के जरिए कांग्रेस की सबसे बड़ी कुर्सी मिल गई है। खड़गे ने बड़े अंतर से शशि थरूर को मात दी है, एक तरफा जीत हासिल की है। अब कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि कांग्रेस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बन गई है जो वोटिंग के जरिए अध्यक्ष चुनती है। लेकिन नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी सवाल ये उठते हैं कि क्या खड़गे की राहें आसान होंगी? क्या खड़गे पूरी पार्टी को साथ लेकर चल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि खड़गे गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से तो नहीं चलेंगे, जो कि आरोप लगातार लग रहे हैं। क्या खड़गे पूरी पार्टी और सभी नेताओं में अपनी स्वीकार्यता बना पाएंगे? चर्चा हम करेंगे, एक रिपोर्ट आप देखिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक पार्टी होने का दम भरते हुए चुनाव कराया और अपना नया अध्यक्ष चुन लिया। और जैसा कि हरियाणा न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि जिस उम्मीदवार पर भी गांधी परिवार का हाथ होगा वो कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा, हुआ भी ठीक ऐसा ही। गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को भारी मतों से मात देते हुए एक तरफा जीत हासिल की। मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हुए हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे मित्र और कई संवैधानिक पदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रत्येक कांग्रेस जन को विश्वास है कि आपके कुशल और अनुभवी नेतृत्व में कांग्रेस आमजन की आवाज को बुलंद करेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने इसके अलावा क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, वो पार्टी का इंटरनल चुनाव था और जब चुनाव हो रहा था उस समय मैंने कहा था फ्रेंडली मैच है, मैच और हो गया, फिर फ्रेंडली बने, कामनाएं दे चुके, बात टेलीफोन पे बात हो चुकी, उनकी हार्दिक बधाई दी है और शशि जी को भी फ्रेंडली मैच था। इंटरनल पार्टी का इलेक्शन हुआ, इतने दिन के बाद हुआ है और कांग्रेस में ही है ये इलेक्शन हुआ, और तो किसी पार्टी में इलेक्शन होता ही नहीं। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी और कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है। खड़गे की जीत को लेकर गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने बधाई तो दी, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खड़गे को बधाई देते हुए उन्हें गांधी परिवार के इशारों पर न चलने का सुझाव भी दे डाला। देखिए, अच्छी बात है कि गांधी परिवार से बाहर से बना है, लेकिन इतना ही है कि पूरे कार्यकाल में या तो एक बार उस समय पहले बने थे, एक बार अब बने हैं, लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहे और वंशवाद का सिलसिला कैसे खत्म हो, आज डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता है। इनको मैं मल्लिकार्जुन को बधाई देता हूं कि भी वो देश की एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके अध्यक्ष बने हैं और पार्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाने में उनका कोई योगदान हो, केवल पपेट बन के न चलें, यही मेरी सलाह है। जाहिर है कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष तो मिल ही गया है, लेकिन खड़गे के लिए ये राहें आसान नहीं होंगी। खड़गे की राहों में चुनौतियां कई होंगी। सबसे पहली तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष का टैग हटाने की, नए और पुराने नेताओं में तालमेल बनाने की, G23 ग्रुप को साथ लेकर चलने की, तो वहीं आगामी चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की। लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो देखना यह भी होगा कि हरियाणा कांग्रेस के किस खेमे और नेता को ज्यादा लाभ और तरजीह मिलती है, और खड़गे के अध्यक्ष बनने से हरियाणा कांग्रेस को क्या नई ऊर्जा और मजबूती मिलती है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? क्या एक मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रही देश की सबसे पुरानी पार्टी के अच्छे दिन आएंगी? नई दिशा और दशा मिलेगी? क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? आगामी जो चुनाव जिन राज्यों में होने हैं, क्या वहां बेहतर प्रदर्शन पार्टी का हो पाएगा? चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता विजय रैना जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रैना जी। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विजय रैना जी, चूंकि आपकी पार्टी का आज मुद्दा है, शुरुआत आपसे। खड़गे को कमान मिलने से क्या कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आएंगे? सर्वप्रथम मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरह से उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की उसके लिए उनको शुभकामनाएं। और बिल्कुल निसंकोच और हर प्रकार से कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में सक्षम
खड़गे साहब के पास 52 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में रहने का जो एक इतिहास है, मैं इसको इतिहास ही कहूंगा। उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस कांग्रेस पार्टी को बहुत शीघ्र तक लेके जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और उनका इतिहास, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। जिस तरह से वो 10 बार कंसेक्यूटिव जीत हासिल कर चुके हैं और मेंबर पार्लियामेंट और विधायक रहे हैं, और इसमें कोई दो शक नहीं है कि वो युवाओं को और पार्टी के एक्सपीरियंस लीडरशिप को अपने साथ लेके आगे चलेंगे। और वो गौरव जिसमें हम सबकी शान है, उसको आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को शिखर की तरफ दोबारा लेके जाने में बिल्कुल 100% सक्षम रहेंगे खड़गे साहब। वंदना पोकली जी, क्या गांधी परिवार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जाए, और क्या इसके अच्छे परिणाम आएंगे कि गांधी परिवार के बगैर भी कोई नया अध्यक्ष, एक नया नाम, हालांकि पार्टी में पुराने हैं, संगठन में पुराने हैं, लेकिन गांधी परिवार के लिहाज से बात करें तो क्या गैर गांधी अध्यक्ष को पार्टी स्वीकार करेगी? कैसे आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मल्लिकार्जुन जी को बधाई देना चाहूँगी, और कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि इनको एक नया नाम मिल गया कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। अभी मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि वो 52 साल से कांग्रेस पार्टी में है। जहाँ तक मुझे याद है राहुल जी भी 52 साल से हैं, 52 साल के करीबन हो गए हैं। और अगर मल्लिकार्जुन जी 52 साल एक अगर आपका क्राइटेरिया है कि वो 52 साल से कांग्रेस में है इसलिए वो शिखर तक पहुंच जाएंगे, तो मुझे बड़ी हैरानी की बात है। चलिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। बाकी आलाकमान का नाम बदला है, चेहरा बदला है, लेकिन असली पावर कहीं ना कहीं पीछे से फिर से वही है। इसमें मुझे लगता है गुरेज नहीं है, आम व्यक्ति भी समझता है। हम तो राजनीति में रहने वाले, हमें तो समझ आ ही रहा है। एक जो मल्ल युद्ध चल रहा था मल्लिकार्जुन जी के बीच में और शशि जी के बीच में, उसका पटापेक्ष हो गया है। एक नूरा कुश्ती थी, अभी मैं सुन पा रही थी, हुडा जी कह रहे थे कि ये एक फ्रेंडली मैच था, इसको हमने फ्रेंडली मैच की तरह खेला। फिर भी उसके बावजूद भी जो शशि थरूर जी के साथ है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी और पंजाब में गड़बड़ियां हुई। उन्होंने कहा जितने भी वोट डले हैं यूपी और पंजाब में वो सब कैंसिल होने चाहिए। मुझे बड़े हैरानी लग रही है, ये जब भी हारते थे तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ देते थे। अब आदत वही बनी हुई है, तो अब ईवीएम नहीं तो, हालांकि इनके तो बैलेट पेपर से हुए हैं, तो उसी पे ठीकरा फोड़ दें, कोई बात नहीं। वही आदत बनी हुई है तो उसी को वो कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंडली मैच अगर ऐसा होता है जिसमें आरोप लगाए जाते हैं तो कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है ज्योति, एक बार इनका यूपी में एग्जाम रखा इन्होंने स्पोक्स पर्सन के लिए, कि स्पोक्स पर्सन उनको ही चुना जाएगा जिनका एग्जाम होगा। और प्रियंका उस समय इनकी नेशनल प्रवक्ता हुआ करती थी, और वो गई उस एग्जाम को लेने के लिए, और जब वो पहुंची तो उनको पता चला कि वो एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया। तो नई बात नहीं है, इस तरह की सब चीजें चलती रहती है। पहले रिमोट से इनकी सरकार चला करती थी, अब संगठन चला करेगा। बाकी एक चीज बदलाव जरूर आया, जो आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से हटकर एक व्यक्ति का नाम आया। पहले लंबे समय तक हम यही देखते रहे कि माँ हटी तो बेटा बन गया, बेटा हटा तो माँ बन गई। हाँ, एक ये क्रेडिट ले सकते हैं कि गांधी परिवार से बाहर जो ये लेकर आए हैं, और साथ के साथ 137 साल में 4 बार इन्होंने ये चुनाव करवाया है। मुझे इस चीज का एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ऐसा क्यों नहीं था कि राहुल गांधी जी जब बने थे, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया गया था, और सभी लोग जब उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था उस प्रोग्राम में, लेकिन ये इलेक्शन उस समय क्यों नहीं हुआ, या जब सोनिया गांधी जी बनी थी तब क्यों नहीं इलेक्शन हुआ? तो ये दिखावा है, ये जनता को दिखाना चाहते हैं, अपने परिवारवाद के एक जो ठप्पा लग गया उससे बाहर जाना चाहते हैं, आ नहीं पाएंगे। जी रैना साहब, बाकी प्रवक्ताओं को हम जोड़ें, बाकी मेहमानों को जोड़ें, उससे पहले आपका कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? चूंकि नया कुछ भी नहीं है, पोकली जी का कहना है कि ये ठीकरा फोड़ना था, ये मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ दिया गया। उसमें भी हुड्डा साहब भले ही कहते रहे फ्रेंडली मैच था, लेकिन यूपी और पंजाब में तो सवाल उठे, और साथ ही ये भी 400 करीब 400 वोट वो रखे जो कि रद्द हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, उसमें क्या कारण रहा? रैना साहब सुन रहे हैं आप? चलिए, आपको आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। विजेंद्र रेणु जी, हालांकि मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत बड़ी रहती है। पार्टी जब मजबूत होगी तभी जनता की आवाज को उठा पाएगी। आप क्या मानते हैं, इनेलो कैसे दिखती है? क्या कोई मजबूती कांग्रेस को मिल पाएगी? कुछ नया हो पाएगा कांग्रेस पार्टी में? तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मैं श्री खड़गे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं।
और उम्मीद करता हूं कि वो कांग्रेस को कुछ न कुछ अच्छा करके देने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से खड़गे जी बने हैं और एक उम्मीद ये जगी है कि कांग्रेस मजबूत होगी। किसी भी एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश का विपक्ष बड़ा कमजोर है और उसका रीजन कहीं ना कहीं यही रहा कि लोग गांधी परिवार के ऊपर ऑब्जेक्शन करते रहे और आज गांधी परिवार ने इस पद का त्याग करते हुए श्री खड़गे जी को आगे लाने का काम किया है। अब खड़गे जी के ऊपर डिपेंड करता है कि खड़गे जी किस प्रकार से चलते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज इनके खुद के ही एक सीनियर नेता हैं जयराम रमेश जी का बयान आया हुआ 17 तारीख को द ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि ये टोटली जो है ना कंट्रोल्ड बाय सोनिया गांधी रहेगा और बिल्कुल ही उनके इशारे पर ये काम करने का काम करेंगे। और उन्होंने एक लाइन और भी लिखी थी कि ये सोनिया जी के बड़े लॉयलिस्ट हैं, इसलिए ही वुड नॉट बी रॉक ऑफ द बोट ऑफ सोनिया गांधी। ये भी उन्होंने लिखा है कि उनके आगे किसी भी फैसले के आगे ये नहीं अड़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, 5 से 14 तक रहे और उस टाइम मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अलग बात है, वो संगठन का अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री वो सरकार का और देश का अध्यक्ष होता है, देश का मुखिया माना जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन जी 10 साल तक रहे लेकिन वो एक भी डिसीजन गांधी परिवार से बाहर नहीं ले पाए। ये बड़ी एक दुखद बात रही थी। और एक विधेयक जब तैयार किया गया था, आपको ध्यान होगा ज्योति जी, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के हाथ से छीन करके फाड़ करके फेंकने का काम किया था। अगर इस तरह से खड़गे जी चलेंगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, अगर खड़गे जी अपने हिसाब से इसको संगठन को खड़ा करें तो कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम कर सकते हैं। बहुत आसान एक और बाधा इसमें आएगी ज्योति जी, फ्री हैंड काम करना तो आसान नहीं होगा। अब तक का इतिहास तो ये कहता है कि रैना साहब, हाँ आवाज मिल रही है आपको? अभी रेडू साहब का ये कहना है कि और पोपली जी ने भी कहा कि पहले सरकार रिमोट से, चलिए कंप्लीट कीजिएगा आप, पहले सरकार रिमोट से चलती थी, अब पार्टी रिमोट से चलती है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। जी जल्दी एक बात और साथ जोड़ लो, इसमें एक बात और साथ जोड़ लो, इनकी एज भी बहुत ज्यादा होगी, ये बुजुर्ग आदमी है। पूरे हिंदुस्तान को एक 80 साल के वृद्ध के लिए संभालना भी मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किल होगा। वो तो सर आपकी पार्टी के सुप्रीमो भी बेहद बुजुर्ग हैं, इसमें तो क्राइटेरिया आप लोगों ने भी नहीं रखा कोई? नहीं, पार्टी को देखिए ज्योति जी, आजकल अभय सिंह जी, देखिए अभय सिंह चौटाला जी जिस प्रकार से पार्टी को संभाले हुए हैं, उनका मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं। लेकिन आज अभय सिंह की पार्टी को लेकर के आपके इस पॉइंट को भी हम ऐड करेंगे। रैना साहब, पहले सरकार चलती रही रिमोट कंट्रोल से, अब एक परिवार संगठन को भी रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। और वंदना जी का तो ये भी मानना है ये ठीकरा फोड़ना था अध्यक्ष पद का, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर फोड़ दिया गया। कहिए। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे एक चीज बिल्कुल दुरुस्त कर दूं कि सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार, सोनिया गांधी जी त्याग की मूर्ति हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री पद का त्याग किया और अब भी अध्यक्ष पद से उन्होंने त्याग किया, जिस प्रकार उन्होंने अपना त्याग, डेमोक्रेसी में अपना विश्वास दिखाया और नागार्जुन खड़गे जी को जो ये पद मिला है, ये पद उनको अपनी मेरिट्स के बेस के ऊपर मिला है। 10 बार निश्चित तौर पर जीते हुए व्यक्ति को ये पद दिया गया है, जो मानसिक तौर पर इतने स्वस्थ हैं कि अपने से बड़े बड़े प्रतिद्वंदी को 1 मिनट में पटका देते हैं और जिनका मान और सम्मान हमारी पार्टी नहीं, विपक्ष के नेता, सभी के सभी नेता उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, उनकी दूरंदेशी को वो सब समझते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब के पीछे, उनके कंधों पर एक बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का जो एक्सपोजर है, वो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। और निश्चित तौर पर निसंदेह खड़गे साहब युवाओं को और हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडरशिप है उनको बिल्कुल एक साथ जोड़कर एक माला में पिरोकर सबको आगे लेके जाने का काम करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि कोई भी वर्ग इससे छूटा रह जाएगा, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी इससे छूटा रह जाएगा। और पार्टी के रिमोट कंट्रोल से चलने की, सुनिए मेरी बात, पार्टी के रिमोट कंट्रोल से चलने की बात नहीं है।
खड़गे जी बहुत सक्षम है पार्टी को अपने हिसाब से चलाने के लिए। उनको गांधीवादी विचारधारा का भी पता है, उनको हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी का भी पता है और वो बिल्कुल सक्षम है सही तरीके से पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी का मैं कहूंगा कि एक तरह से बहुत अच्छा हमारे लिए आज का दिन है कि कांग्रेस पार्टी की बागडोर उनके हाथ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हुए चर्चा में। राजकुमार जी, इससे पहले भी प्रयोग तो किए ही गए कांग्रेस पार्टी की ओर से। 1996 में जो हुआ, 1998 में जो हुआ, सीताराम केसरी के साथ जो हुआ, बहुत तरह के एलिगेशन लगते हैं कि उनके साथ किस तरह का बिहेव किया गया, किस तरह से उन्हें बाहर किया गया। विरोधी लगातार कांग्रेस को घेरते रहे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से बाहर तो गए हैं, नया चेहरा भी चुना गया कि क्या कामयाबी मिलेगी या फिर केवल रिमोट कंट्रोल से चलते रहेंगे? सबके जहन में सवाल। देखिए जीते जी, आपने 96 और 98 का उदाहरण दिया। निश्चित रूप से तब चुनाव हुए थे और बहुत सौहार्दपूर्वक माहौल में नहीं हुए थे, अगर आप याद करें तो। उसके बाद कटता लगातार बढ़ी और अनुभव ये बताता है कि उस दौरान जो चुनाव हुए और जो कटता बढ़ी, उसका कांग्रेस को कोई लाभ ज्यादा नहीं हुआ जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चुनावी प्रक्रिया से, आंतरिक लोकतंत्र से किनारा करें या मुंह मोड़ लें। मेरा ख्याल है कि 24 साल बाद सही और शायद कांग्रेस के इतिहास में 6वां मौका है बिल्कुल, जब चुनाव के जरिए उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो इस पहल का, इस प्रक्रिया का लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। वो प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही, कितनी निष्पक्ष रही, या उसमें कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश है, उस पर चर्चा आने वाले दौर में होती रहेगी। लेकिन हार जीत का अंतर इतना बड़ा है कि उसमें यह मानना कि किसी हेरा फेरी की वजह से या मतों में हेर फेर की वजह से कोई परिणाम बदल गया होगा, ये तार्किक नहीं लगता जी। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत उस दिन सुनिश्चित हो गई थी। शायद आपको याद हो, आपके चैनल पर मैंने कहा था कि जीतेगा वही जिसके साथ गांधी परिवार का विश्वास होगा, बिल्कुल आशीर्वाद होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन उस विश्वास का जीतेगा वही जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे। अन्यथा अशोक गहलोत का नाम चल रहा था और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा के चलते कहीं उस विश्वास की कसौटी पर खड़े नहीं रह गए, तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया था। उससे पहले उनका नाम नहीं था, तो उनकी जीत में कोई संदेह नहीं था। और जहां तक उनके अनुभव की बात है, उनके राजनीतिक जीवन की बात है, इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की संस्कृति से वो पूरी तरह अवगत है या उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मैं शशि थरूर के बारे में कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक अलग पृष्ठभूमि है, उनके जो वैदेशिक मामले हैं उनके ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, उनकी समझ पर संदेह नहीं है। जो कांग्रेस की जो संस्कृति है शायद उसको पूरी तरह परिलक्षित नहीं करते, प्रतिबिंबित नहीं करते। अब सवाल आता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को उतना, उसका जो गौरवशाली अतीत है वहां लौटा पाएंगे, वो दे पाएंगे वापस, या चुनौतियों पर खरा उतर पाएंगे? हमें बहुत यथार्थवादी होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 में 44 सीटें, 2019 में 53 सीटें, कांग्रेस के इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन है लोकसभा चुनावों की बात करें तो ये उम्मीद करना कि मल्लिकार्जुन खड़गे आते ही कुछ चमत्कार कर देंगे, उनके साथ भी अन्याय है। अगर गांधी परिवार के प्रतिनिधि होते हुए राहुल गांधी चमत्कार नहीं कर पाए, सोनिया गांधी चमत्कार नहीं कर पाई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इस तरह का कोई करिश्माई व्यक्तित्व तो नहीं है कि उनके बनने से, अध्यक्ष बनने से कोई जनता में अचानक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा, लहर चलने लगी। लेकिन मैं उनके चयन में, उनके चुनाव में एक कांग्रेस की रणनीति जरूर देखता हूं। आप अगर देखें, कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनको थोड़े समय के लिए अपवाद मान लें अगले विधानसभा चुनाव तक, जो कि अगले साल के आखिर में, तो उत्तर भारत में लगभग साफ हो चुकी है। बिल्कुल, नाम मात्र की उपस्थिति है उसकी। एक हरियाणा अपवाद हो सकता है, उसका भी फैसला अगले चुनाव में हो जाएगा जो 2024 में होगा। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत में भाजपा की जैसी लहर है
और उस लहर में जिस तरह से वो उखड़ गई है पूरी तरह अपनी जड़ों से, तो शायद दक्षिण भारत में, क्योंकि वहाँ भाजपा का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। मान लिया कर्नाटक में सरकार है, अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं है कि दक्षिण भारत में भाजपा की तूती बोलती हुए लहर। तो कांग्रेस की रणनीति मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए ये लगती है कि दक्षिण भारत में वो अपने जनाधार को बचाए रखना चाहती है, बिल्कुल, और यथासंभव तरीके से उसमें मजबूती करना चाहती है। तभी कदम उठाया गया, ये नाम चुना गया। वंदना जी, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रक्रिया के तहत काम करेगा संगठन, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे वो राहुल गांधी करेंगे, ये खुद राहुल का कहना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जिस बात का हमने जिक्र किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने जिस तरह से अध्यादेश फाड़ दिए गए और उसके बाद ये बात जरूर उठी कि पीएम के सामने इस तरह का काम करना, इस तरह की हरकत करना, तो अब अध्यक्ष जो कहेंगे वो राहुल गांधी करेंगे, क्या ये मुमकिन है? देखिए ज्योति जी, मुझे लगता है कि एक दृश्य मैं याद करती हूँ, अध्यादेश की आपने यहाँ पे बात जरूर करी, लेकिन रिसेंटली अभी पिछला लोकसभा सत्र की बात है। राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी सांसद हैं। इस समय ना वो पार्टी के अध्यक्ष थे, अगर मैं पिछले लोकसभा सत्र की बात करूं, ना ही उनके पास कोई और दायित्व था, सिर्फ वो एक सांसद थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोकसभा के बाहर। उनके पीछे कौन खड़े हैं? उनके पीछे खड़े हैं मल्लिकार्जुन जी। कौन है? नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। उनके पीछे कौन खड़े? साथ नहीं खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। उनके पीछे खड़े हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, और वहां पर खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी, जो कि एक सिर्फ सांसद है। तो जब ये वो कहते हैं ना कि प्रक्रिया के तहत चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत क्लियर है कि अगर प्रक्रिया होती तो नेता प्रतिपक्ष आगे होते और राहुल गांधी बतौर सांसद पीछे होते। लेकिन जिस तरह से उनको एक आगे रखा जाता है, अभी आपने यहाँ पर एक बात कही कि मैं ठीकरा फोड़ने की बात कर रही थी, यहाँ पर अध्यक्ष रूप का ठीकरा नहीं है, ये जो हार होंगी ना उसका ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाएगा, इसके लिए इनको चुना गया है। अभी तक तो राहुल गांधी जी की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बन जाती है, ये स्टेट हारे, लोकसभा हारे, 14 हारे, 19 हारे, जब से वो अध्यक्ष बने हैं, जब से उनके हाथ में कमान आई, तब कहीं ना कहीं ठीकरा कहीं और फोड़ना है। इसलिए ये सब जो ये प्रक्रिया एक्चुअल में असली प्रक्रिया ये राहुल गांधी जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो ये प्रक्रिया है। दूसरी बात और ज्योति मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर अभी मैं सुन पा रही थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो त्याग की बात कर रहे थे। अभी आज मैंने मल्लिकार्जुन जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि सोनिया गांधी जी का त्याग है। अब ये त्याग उन्होंने पहले एक बार भी बताया था, जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, तब उस त्याग की कीमत जनता ने भुगती थी, अब इनका संगठन भुगतेगा। लेकिन वो त्याग जो है सिर्फ दिखाने के लिए होता है, असली पावर कौन सी होती है? मैंने अभी आपको कहा कि ये सिर्फ आलाकमान का चेहरा बता, एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। असली चेहरा जो है ये जो सामने आलाकमान का चेहरा है जो इस समय वो अलग है, लेकिन पावर जो है वो पीछे कहीं और से चलती है। मुझे इतना बता दीजिए, अभी आप बीच में मुझे टोक रहे थे, इतना बता दीजिए राहुल गांधी जी के पास क्या दायित्व था, क्या उनके पास ऐसी पावर थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के अध्यादेश को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उस अध्यादेश को फाड़ दिया? उनके पास कौन सा अधिकार था? सिर्फ इतनी बात का जवाब जरूर दे दीजिएगा। उसका ये सब आपका ढोंग है, सिर्फ आप ढोंग दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर त्याग व्याग वाली कोई बात नहीं है। बार बार प्रश्न उठता है परिवारवाद पर, क्यों? दो व्यक्तियों के हाथ में सब कुछ है, माँ है तो बेटा, बेटा के बाद माँ, सिर्फ यही चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता है। सिर्फ उससे बचना चाहते हैं, इसलिए ये बात करते हैं। पहले आपकी सरकार गई 2014 की बात नहीं, सुन लीजिए, फिर आपकी खानदानी जागीर अमेठी गई, और अब आप नाम से जो आपका दायित्व था वो भी गया। लेकिन ये जो मैंने भी एक आपको पिक्चर बताई ना कि आगे राहुल गांधी खड़े हैं, पीछे मल्लिकार्जुन खड़े हैं और अधीर रंजन खड़े हैं, वो क्या है? ये बताता है कि मजबूरी किसकी है और मगरूर कौन है। ये मगरूर व्यक्ति है, सिर्फ ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। इनको इनसे कुछ भी लेना देना नहीं कि जनता के बारे में नहीं सोचना, इनको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। सरकार भी अपने हाथ में चाहिए थी। त्याग का बड़ा लंबा चौड़ा नाम कीजिए, त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? इतने समय तक तो आपको इलेक्शन में याद नहीं आए, राहुल गांधी के समय इलेक्शन क्यों नहीं करे? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी के टाइम इलेक्शन क्यों नहीं करे? और अब आपको इलेक्शन याद आ गया, इलेक्शन भी कर लिए। मुझे लगता है कोई तरीका नहीं है। बीच में आप बोल रहे हैं
लोकतंत्रीय प्रणाली नहीं है, मजबूरी है, आपकी मजबूरी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, भाजपा की वजह से बन गई है, जिसमें हम बोलते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति है वो भी अध्यक्ष बन सकता है। अरे और छोड़िए, मुझे इतना बता दीजिए जवाहरलाल नेहरू जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री, उनके पास कितने वोट थे, वो वोटिंग सिस्टम आपको याद है? क्या आपको वो वोट याद है? पटेल जी के कितने वोट मिले थे और जवाहरलाल नेहरू जी को कितने वोट मिले थे? तो ये तो सब ढोंग है, 10 बार करिए, लेकिन एक चीज है मान लीजिए, ये कोई त्याग नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। या आपकी हर बात कहने के लिए और है और करने के लिए और, करनी और कथनी में फर्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप अब हारने की तरफ जा चुके हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी कौन थे? कौन से पद पर थे? का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री का अध्यादेश राहुल गांधी कैसे फाड़ सकते थे? सिर्फ एक जवाब, सिर्फ एक जवाब। चलिए और सुनिए, अब आपको सुनना ही है तो एक और सुन लीजिए, सुन लीजिए रैना जी सुन लीजिए, रैना जी लोकतंत्र में सुनाती हूँ आपको, पहले आप मेरी बात एक बार चुप करा दीजिए। क्या बीजेपी बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास, आपसे जवाब लेंगे, अभी आप बचा नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास, और सुन लीजिए। आप साथ साथ बोलेंगे तो नहीं, दर्शक नहीं सुन पाएंगे, हमें खुद नहीं सुन पा रही हूँ आप क्या बात कर रहे हैं। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का वो प्रधानमंत्री जिसका शव आधे घंटे तक बाहर रखा कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में और गेट नहीं खुले, ये आप बात करते हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है? 52 साल से यहाँ पर है कांग्रेस में, उसकी बात आप कर रहे हैं। चलिए एक और सुन लीजिए विजय रैना जी, एक और सुन लीजिए। जब मनमोहन सिंह जी, विजय रैना जी सुनना चाहिए आपको भी पता चलेगा कि आप कौन सी पार्टी में, वहाँ पर कैसे सम्मान किया जाता है। मनमोहन सिंह जी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, विजय रैना जी सुन लीजिए, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी की एक किताब का विमोचन था, उस समय वहाँ पर मनमोहन सिंह जी भी थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, सोनिया गांधी जी भी थी, और उस समय मनमोहन सिंह जी ने मंच से क्या बोला था? उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तो मैं प्रणब दा के पास गया, और प्रणब दा को जाकर मैंने क्या बोला कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, आप तो बहुत योग्य हैं, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा योग्य हैं, लेकिन मैडम का आदेश मेरे लिए है। ये है आपका लोकतंत्र, मैडम का आदेश जिसके लिए है वही सब कुछ है। उन्होंने तो मंच से बोला था, प्रणब दा की जब बुक का इनॉग्रेशन हो रहा था, विमोचन हो रहा था, तो उन्होंने मंच से कहा था कि मैडम का आदेश मेरे लिए है। तो आज भी मैडम का आदेश किसके लिए है? मल्लिकार्जुन जी के लिए है। तो यही आपका लोकतंत्र है, यही आपका त्याग है, जिसके लिए आदेश है वो त्याग है। कमाल कर दिया, ऐसा त्याग तो देखा ही हमने रखा है। विजय रैना जी, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, सुनिए। अब इतना बीच में बोले, मैंने तो एक भी शब्द नहीं सुना आपका। 2-3 बातें निकल कर जो सामने आई हैं, जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो सवाल उठाए गए हैं कि एक तो मैडम का आदेश है, ये केवल दिखावा है, केवल ढोंग है, ये बीजेपी प्रवक्ता के शब्द हैं, मैं केवल सवाल उनके जरिए पूछ रही हूँ। साथ ही देखिए ज्योति जी, एक मिनट, मैं आपसे एक बात यहीं पे आपको रोक पे, सॉरी एक मिनट, मुझे बात कहने का मौका दीजिए। ऐसे तो आप कुछ भी कह दें, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। 9000 चुनिंदा डेलीगेट्स ने वोटिंग की, जिसमें से बम्पर फाड़ जीत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते और वो अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज अब उस प्रोसेस को आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी कुछ भी बोल सकते हैं, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपके इस मान्य चैनल के माध्यम से। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी में डेमोक्रेसी बची है? बीजेपी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार इस तरह से इलेक्शन करवा सकता है? आप या तो इसलिए बोल रहे हैं आप सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, बीजेपी का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। जवाब नहीं है इनके पास, प्रक्रिया पर एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, खुद आपके नेता कर रहे हैं। वंदना जी का सवाल ये है कि केवल ये दिखावा किया गया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, एक परिवार से, घर से, गांधी परिवार से पार्टी चलने वाली है, संगठन चलने वाला है, ये मात्र दिखावा किया गया कि चुनाव प्रक्रिया नया चाहता हूँ। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ, आप सुने अब मेरी बात को, आप मेरी बात को अब सुने। एक पारदर्शी तरीके से एक अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जिसमें डेलीगेट्स
चुनाव में भाग लेते हैं, 9000 डेलीगेट्स चुनाव में भाग लेते हैं, 96% वोटिंग होती है और जिसमें खड़गे साहब अध्यक्ष पद जीत लेते हैं। क्या मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से स्वतंत्र तरीके से, पारदर्शी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, क्या बीजेपी उस तरह से पारदर्शी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कर सकती है, या दूसरे चुने हुए अध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना ही इनका एक स्वार्थ, एक तरीका, एक सोची समझी राजनीति है? क्या ये मुझे बता सकते हैं ये कब अपने अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, या 2-3 लोग एक कमरे में जाएंगे और बाहर आके कहेंगे कि इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है? डेमोक्रेसी कहां गई? कांग्रेस ने हमेशा डेमोक्रेसी का परिचय दिया है, सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता में ना रहते हुए भी। और जहां तक खड़गे साहब की बात है, मैं आपको बता दूं, खड़गे साहब के साथ उनका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, 10 चुनाव बिना हारे वो जीते हैं, 10 चुनावों का उनके पास एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। और आप बोल रहे थे अभी मेरे भाई कि 80 साल की उम्र है, उम्र से कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, जिसकी भारत को और हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत जरूरत है। और आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे व्यक्ति इस अध्यक्ष पद के लिए हमें मिले हैं, और उनकी लीडरशिप के अंदर कांग्रेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और स्पीड से आगे बढ़ेगी और बीजेपी को आने वाले समय में और बहुत जल्द आदमपुर के इलेक्शन में धूल चटाएगी। अच्छा, आदमपुर में भी खड़गे साहब का जादू चलेगा, आप ही मान रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है, आप उम्मीद तो कर ही सकते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, रेड्डी साहब आपसे सवाल, चूंकि देखिए राजकुमार जी ने भी जो बात कही कि जिसके सिर पर गांधी परिवार का हाथ होगा वो जीतेगा, और अगर ये लोकतंत्र था तो क्या शशि थरूर नहीं जीत सकते थे? चूंकि उनके सिर पर तो गांधी परिवार का हाथ नजर नहीं आया, गांधी परिवार के विश्वास पात्र भी वो नहीं है, तो इतना तो क्लियर है कि गांधी परिवार की पसंद को ही चुनाव के जरिए चुना गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योति जी, देखिए राजकुमार जी ने भी कहा और मैं भी दोहराता हूं, अभी अशोक गहलोत जी सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बुलाए गए थे, दिल्ली में उनकी 2-3 मीटिंगें भी हुई, लेकिन जब अशोक गहलोत ने एक नया खेल खेला और वहां पर जो अपने विधायक थे उनका विरोध उन्होंने दर्ज करवाया एक नीति के तहत, और वो मुख्यमंत्री बने रहने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहे, तो उसके बाद में खड़गे जी का नाम आया आगे, और उनको भी बुला करके मनाया गया है, समझाया गया है। वे नेता प्रतिपक्ष है हिंदुस्तान के, लेकिन वो पद उनसे लेकर के इनको इसके लिए बनाया गया है। इनके पास ऑलरेडी एक पद था, और नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान का होना कोई छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है वो। और मैं कहीं ना कहीं तो मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष होना, और उसको वहां से त्याग पत्र दिलवा करके या पद छुटवाएंगे वहां पर, और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, तो इसमें नो डाउट के ये सोनिया जी के, राहुल जी के बहुत ही लोयल बंदे हैं, उनकी जी हजूरी के बंदे हैं, इसलिए इनका नाम लाया गया। और जब इनका नाम लाया गया है लोयल होने के कारण से, तो कहीं ना कहीं इनको उनकी सहमति के साथ ही फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष होना भी जरूरी है। हमारा ये कहना है कि भी चुनाव में पारदर्शिता हो, ये भी बात सही है, इसमें कोई किसी प्रकार की जो कंस्पिरेसी नहीं हुई, क्योंकि होनी ही नहीं थी। सोनिया जी का हाथ था, गांधी परिवार का हाथ था, सारी की सारी कांग्रेस एक तरफ ही चली गई, और बहुत कम 1072 वोट उसको मिले हैं, 416 आपके जो है ना कैंसिल हुए हैं, यानी 1500 वोट लगा लो आपके खड़गे जी के खिलाफ गए हैं। तो अब उनके कहने के अनुसार चलेंगे। और ये नहीं, अभी वंदना जी भी बड़ी बड़ी सेखियां हाँक रही थी यहाँ पर, वहां भी ऐसा ही हाल है, राष्ट्रीय पार्टी दोनों में ये हाल है। इन्होंने कांग्रेस की तो कमियां गिना दी। आप बताइए मनोहर लाल जी ने कौन सा जो है ना बड़ा काम कर रखा था कि इनको मुख्यमंत्री चुना गया। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना करके बिठाने का काम किया। गुजरात में आपने सब कुछ बदल दिया, चू तक नहीं किसी को करने दिया। वहां कौन सा लोकतंत्र था? ये बड़ी पार्टियों के जो सीनियर वरिष्ठ हाईकमान है वो अपनी चलाती ही चलाती है। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे, खड़गे जी जो है, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाता, फ्री हैंड होकर के ये काम करते, तो हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, जिसकी संभावना केवल मात्र एक ही बात से है कि इनको फ्री हैंड दिया जाए। कांग्रेस का संगठन खड़ा करने के लिए, कांग्रेस के पदाधिकारी बनाने के लिए, कांग्रेस की नीतियां बनाने के लिए अगर इनको कुछ फ्री हैंड दिया जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पर लगाम लगाने के लिए एक दल तैयार हो सकता है। जो इनके हालात है, देखिए 1975 में हम
हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में। 1977 में जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का इलेक्शन हुआ और उस टाइम भी कांग्रेस की 150 सीटें आ गई थी, जबकि उस टाइम पूरे हिंदुस्तान में पूरा विरोध हो गया था कांग्रेस का, लेकिन फिर भी 150 सांसद इन्होंने बनाने का काम किया था। और आज जो हालात हैं, आज हालात सिर्फ 53 पर आकर के खड़ी हो गई कांग्रेस। आज बहुत बुरे हाल है। इस बुरा हाल से इनको निकालने के लिए एक बहुत ही रामबाण व्यक्ति की जरूरत है जो इनको आगे लेकर के आए, और उसका मंत्र मैं तो यही मानता हूँ, इंडियन नेशनल लोग भी यही मानते हैं। हमारी आज बात भी हुई, जब आपकी बात आई तो हमारी सलाह हुई। इनेलो की कितनी टिकट्स हैं हरियाणा में? इनेलो अरे कहाँ मेरे भाई रैना जी, आप नेशनल डिबेट से आप स्टेट पर आ गए। नेशनल डिबेट से आप स्टेट पर ना आए। सुनो रैना जी, अगर आपने स्टेट की डिबेट करनी है तो मैं स्टेट शुरू कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपसे ही कुछ समझ लेते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक मिनट चलो आप कह लो, फिर मैं दोनों ही बातें हैं। अगर आपने स्टेट की बात करनी है तो मैं स्टेट पर आ जाता हूँ। बताओ क्या पूछना है आपने? आधा पूरा इलाके में कांग्रेस भी सबसे बुरी दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दोराई नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं। दोनों पार्टियां, आपकी पार्टी भी। आप वंदना जी को पूछिए, 1985 में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सांसद बने थे इनके। राजकुमार जी सिर्फ 2 सांसद बने थे ज्योति जी 1985 में। कहाँ थी बीजेपी, कहाँ हुआ करती थी? मना कब किया? तो ठीक है ना, बीजेपी तो अपने अच्छे टाइम की तरफ बढ़ रही है लगातार। सवाल तो ये ना कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कहाँ खड़ी है? हाँ, बस बढ़ ली बढ़ ली। क्या अच्छे दिन आएंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी के? क्योंकि इलेक्शन भी कुछ राज्यों में होने हैं। राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो सभी उतार चढ़ाव अपने इस लंबे कैरियर में देखे हैं। तो निरंतर अब तो ग्राफ डाउन आएगा, तो ग्राफ डाउन आने की बात आज वो हमारे अध्यक्ष कभी चढ़ाव आएगा, कभी अच्छा प्रदर्शन किया पार्टी ने, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। राजकुमार सिंह जी, जहां जहां अब इलेक्शन होने हैं, क्या अगर हारे, जो कि पोपली जी का भी कहना है, वंदना जी का कहना है कि हार का ठीकरा ही फोड़ना है नए अध्यक्ष के सिर पर, तो अगर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो क्या ये जिम्मेदारी अब गांधी परिवार की होगी या फिर खड़गे साहब की होगी? देखिए ज्योति जी, एक बात पहले ये कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष का चुनाव तो हो गया, लेकिन कांग्रेस ने आंतरिक लोकतंत्र को या संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया को कितनी ईमानदारी से आत्मसात किया है, उसकी अगली परीक्षा और असली परीक्षा ये होगी, क्या CWC का चुनाव होगा बिल्कुल या वो नॉमिनेटेड हो। क्योंकि हम अतीत में देख चुके हैं, चुनाव भी हो जाता है और मनोनयन की प्रक्रिया से बाकी ढांचा खड़ा कर दिया। तो अध्यक्ष का चुनाव, जैसा तो कहा कि गांधी परिवार के आशीर्वाद से हुआ, विश्वास पात्र व्यक्ति का हुआ और चुनावी प्रक्रिया से हुआ, लेकिन CWC का चुनाव आंतरिक लोकतंत्र की पहली बड़ी और कड़ी परीक्षा होगी। दूसरी बात, हमें यह गलतफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए, अगर हम कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति को, शैली को समझते हैं, कि गांधी परिवार को दरकिनार करके मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस चलाए, ये संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति उनके आशीर्वाद से बने हैं वो उनको दरकिनार करके कांग्रेस चलाएंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, आज भी अगर कांग्रेस में किसी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो चुनावी हार जीत में कसौटी पे खरा उतरे न उतरे, तो गांधी परिवार का है। तमाम कमियों और कमजोरियों के बावजूद गांधी परिवार वो सीमेंटेड कांग्रेस को एकजुट रख सकता है। ये हमने अतीत में भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि आने वाले चुनावों में हार जीत का असर किसके ऊपर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले चुनाव होने हिमाचल में, गुजरात में हिस्सा। ये चुनाव इतनी जल्दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को, उनकी अध्यक्षता को उसकी कसौटी पर नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम हाशिए वाली जो पहुंचने वाली है। असली परीक्षा जो होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की या कांग्रेस के कार्य संस्कृति की वो कैसे चलती है, वो होगी अगले साल होने वाले चुनावों में, चाहे वो कर्नाटक के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के हो। तो अगले साल होने वाले चुनावों में जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कार्यशैली है, नेतृत्व क्षमता है, उसको कसौटी पर कसा जाएगा। जी
पोपली जी, आपसे सवाल था अभी रैना जी का कि हमने कम से कम वोटिंग करवाई है, हमने एक चुनावी प्रक्रिया चुनी है, लेकिन आपकी पार्टी में इलेक्शन नहीं करवाया जाता। 2 लोग बंद कमरे में चुन लेते हैं कि नया अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, अभी बहुत महिमा मंडन कर रहे थे ये अपनी चुनाव की प्रक्रिया का, लेकिन सबसे पहली बात, मैंने इनकी प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया नहीं, प्रश्न इनके अपने नेता ही उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि प्रक्रिया गलत है या आपने ऐसे क्यों किया, या आपके जो दूसरे प्रत्याशी हारे हैं उनके साथ के लोग जो हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं, उसका जवाब इनको खुद देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टी का बात है, आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है जिसको, वो हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, एक तरीका है। हमारे बूथ लेवल से कमेटी के चुनाव होते हैं, बाकायदा उसकी डेट अनाउंस होती है कि कौन सी डेट से शुरू होगा और कौन सी डेट पर खत्म होगा। उसके बाद मंडल लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर प्रदेश के लेवल के बाद राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। इन लोगों से प्रस्ताव पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा जाता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके आधार पर चुनती है कि कितने स्टेट ने किस व्यक्ति का नाम आगे भेजा, और जो मेजोरिटी में जो पर्सन आता है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये ओपन है, सभी के सामने आता है। नड्डा जी के समय में भी देखा हमने, अमित शाह जी के समय में भी देखा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि मैं अगर याद करूँ जवाहरलाल नेहरू जी का और पटेल जी का, 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का नाम स्वीकृत किया था, और बने कौन थे? तो ये प्रक्रिया पे अभी तक मैंने निशान नहीं उठाया था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि एक्चुअल में आपकी पार्टी के अंदर क्या होता है। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीका है, डेमोक्रेटिक तरीका, ये तरीका राहुल गांधी के चुनाव में पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही राजकुमार सिंह जी ने भी, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लॉयल होगा सोनिया गांधी का, वही जो है वो बनेगा, और ऐसा ही हुआ। और साथ के साथ डिसीजन भी वही वैसे ही लिए जाएंगे जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहेंगे, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, माँ बेटा की। ठीक है, इसमें मैनेजर जरूर बदल दिए, लेकिन असली मालिक वही है, भूलना नहीं उस चीज को। जिस प्रकार से एक बार सुन लीजिए, आपकी आदत बहुत खराब है रैना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, अरे आज तिल मिलाइए मत। सुन लीजिए, मैंने आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, अभी जवाब तो देना बाकी है ना, सुन लीजिए। अब अगली बात सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हमने लोकसभा में देखा, माफ कीजिएगा, संसद में, राज्यसभा में उनको देखा कि वो किस प्रकार से बोलते हैं। उससे पहले वो सांसद भी रहे लोकसभा के, तो उनको देखा है कि वो किस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने भाषण दिया, जब उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति है, तो वो पढ़कर बोल रहे थे। अब ये जब से अध्यक्ष बने हैं, राहु काल शुरू हो गया है, तो हमें समझ आ रहा है कि क्यों अब पढ़ के बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति नहीं है सोनिया गांधी की तरह कि हाँ उनको इंग्लिश में लिख के दे दिया जाए, फिर उसको वो पढ़ेंगे, इस तरह के व्यक्ति नहीं है वो। ही इज ए गुड स्पीकर, लेकिन आज वो पढ़कर बोल रहे थे, तो वो एक समझ आ जाता है तरीका क्या है। एक और बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, आपने खट्टर जी का यहाँ पर नाम लिया, उन्होंने कहा कि खट्टर जी ने ऐसे क्या काम करे थे जो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि पहली बार सरकार आई थी हरियाणा में और किसी के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन खट्टर जी ने जो कर दिया उसकी तकलीफ आपको बहुत ज्यादा है। जो अगर पारदर्शी जो उन्होंने प्रशासन दिया, संगठन में तो काम करते ही, बिल्कुल संगठन में थे, लगातार संगठन में थे, लेकिन उनको किसी को मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस नहीं था ना। बिल्कुल, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुख्यमंत्री का। तो उसके बाद भी आप प्रश्न चिन्ह लगाते रहिए, 10 बार लगाते रहिए। आपके तो घर में जो बच्चा पैदा हो गया गांधी परिवार के अंदर, वो ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद राजीव गांधी जी बना दिए गए, तो उसके पीछे क्या कारण था वो भी आज तक नहीं पता। ऐसा क्यों है कि एक ही परिवार के लोग चले आ रहे हैं? अरे नहीं, सुन लीजिए, अरे अमित शाह जी से बड़ी तकलीफ है आपको, अमित शाह जी से बड़ी तकलीफ है, प्रधानमंत्री मोदी जी से तकलीफ है, उनकी माता जी से भी तकलीफ है। आप माता जी तक भी पहुंच जाते हैं, आपको सबसे तकलीफ है, ये तकलीफ बनी रहेगी। वो देश के लिए सोचते हैं, वो गांधी परिवार के लिए नहीं सोचते। आपका काम है गांधी परिवार के लिए सोचना, उनकी पूजा करना। व्यक्ति पूजन की पार्टी है आपकी, व्यक्ति पूजन की पार्टी है। मैं फिर से कह देती हूँ, प्राइवेट लिमिटेड है आपकी जो पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड है, माँ बेटा की है।
केंद्र में, आपकी नेशनल लेवल पर और यहाँ पर स्टेट लेवल पर बाबू बेटा की है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ता कुछ भी करे, एक एक करके आप किस प्रकार से अपने लीडर्स को निपटाते हैं। रणदीप सुरजेवाला को आपने कहाँ पर राजस्थान में भेज दिया, किरण चौधरी पे अलग आरोप लगा दिए, शैलजा जी को किसी से धक्का दिया गया, हटाया गया। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि निपटाने में आप लोग माहिर हैं। तो हो सकता है खड़गे जी को भी निपटाने का दौर चल रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रैना साहब, क्या पार्टी की जो गुटबाजी रहती है, और हरियाणा की बात करें, जब डेलीगेट की लिस्ट आई थी उस वक्त भी गुटबाजी थी, कुमारी शैलजा की ओर से भी कहा गया, इसे आउट भी नहीं किया गया, लिस्ट को आउट नहीं किया गया कि कौन कौन इसमें शामिल। भाई भतीजावाद बोला उन्होंने, भाई भतीजावाद चल रहा है। तो क्या अब इस चीज से बाहर आ पाएंगे? नहीं होती है। आप एक बात को समझें, हरियाणा एक बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में कांग्रेस के बहुत से भावी नेतृत्व के हमारे नेता हैं। हर नेता का एक अपना गुट है, कैडेट होता है, समझे। और एक जब लिस्ट बनती है पूरे प्रदेश के लेवल पे, तो उसमें इस तरह की 2-4 लोग ऊपर नीचे होना बहुत स्वाभाविक है। बस मैं पीछे आपसे क्या चाहता हूँ कि पारदर्शी डेमोक्रेटिक तरीके से जिस प्रकार कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, क्या बीजेपी या कोई और पार्टी? बीजेपी ने तो अपनी प्रक्रिया बता दी ना। पोखली जी को आपने सुना नहीं क्या? इन्होंने अपनी प्रोसेस बता दी, क्या रहती है प्रक्रिया। 137 साल में 4 बार चुनाव कराया आपने, आप गर्व कर सकते हैं। लेकिन इतना बता दीजिए, राहुल गांधी जी ने अध्यादेश किस हैसियत से फाड़ा? राहुल गांधी ने अध्यादेश, प्रधानमंत्री द्वारा पारित अध्यादेश किस हैसियत से फाड़ा, वो बता दीजिए। बस मेरा एक यही प्रश्न है। अब मैं अब आपसे और कोई बात नहीं करूंगी, सब यही बता दीजिए, और कोई बात नहीं। इतना बता दीजिए, राहुल गांधी जी ने किस हैसियत से अध्यादेश फाड़ा? कौन थे वो? क्या ये गांधी परिवार की जिस प्रकार से चाटुकारिता नहीं है क्या? आप जवाब ही नहीं देना चाहते, आपका काम ही नहीं है ये। आपको तो गांधी परिवार के बारे में ही बोलना है, गांधी परिवार की प्रशंसा करनी है, या फिर आ जाइए आप भाजपा पर, मोदी जी पर आ जाइए, अमित शाह जी पर आ जाइए, अपना जवाब नहीं देंगे आप। चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात का जवाब देने में सक्षम है? आप सक्षम हैं इस बात का जवाब देने में कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से अध्यादेश को फाड़ा था? राहुल गांधी ने किस हैसियत से अध्यादेश को फाड़ा था? और कुछ नहीं पूछूंगी आपसे मैं, इतना बता दीजिए। आप में हिम्मत है तो यही जवाब दे दीजिए। आप में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। अरे आप गांधी परिवार के बाहर बोल ही नहीं सकते, गांधी परिवार के बाहर आप बोल ही नहीं सकते, शर्म तो आपको आ जानी चाहिए। अरे चाटुकारिता की इतनी जूतियों में खीर बढ़ती है आपके यहाँ पर। जो व्यक्ति फेवरेट है उसको आगे बढ़ाया जाता है। मल्लिकार्जुन जी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। वंदना जी सुनिए, रेना जी आप भी सुनिए, दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी एक प्रश्न का जवाब। डेमोक्रेसी तब नहीं थी जब राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था। क्यों फाड़ा था, किस हैसियत से फाड़ा था? चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। रेडू साहब, हाँ, ज्योति जी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कई बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठाए गए। अभी आजाद साहब की ओर से तो राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। तो क्या इतनी स्वीकार्यता अपनी बना पाएंगे खड़गे कि पार्टी के बड़े नेता कम से कम उनके खिलाफ बयानबाजी ना करें, या उनके खिलाफ कोई बात ना कही जाए, या गुटबाजी उनके खिलाफ ना हो, कोई प्लानिंग फ्लोटिंग ना हो? हाँ ज्योति जी, देखिए ये जो बयानबाजी है ये तो मैंने बता दिया, 17 तारीख को ही अखबारों में छपना शुरू होगा। जयराम रमेश जी ने उसी दिन 17 तारीख को वोटिंग वाले दिन ही बोल दिया था कि ये जो कहीं ना कहीं जो ना रिमोट कंट्रोल से काम करने वाले हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और ये सोनिया जी के हर फैसले को मानने का काम करेंगे। तो ये जो विरोध है पार्टी का, आप एक बात सोचिए, देखिए 1998 में सीताराम केसरी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको बदल करके सोनिया गांधी ने कमान संभाली थी। उस इलेक्शन के बाद 2022 तक सोनिया गांधी ही चल रही है, वेदर शी इज एक्टिव और रेगुलर। 2 साल बीच में 17 से 19 तक राहुल गांधी जी रहे। जब 2 साल राहुल गांधी जी रहे 17 से 19 तक। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कि पार्टी के मालिक हैं, जब मालिक अपनी व्यवस्था को सुधार नहीं पाया, वो उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, दिन दुगनी रात चुगनी वो बिगड़ती ही जा रही है। जो 85 से पहले की कांग्रेस हुआ करती थी, 98 के बाद वो कांग्रेस बन ही नहीं पाई है। तो खड़गे जी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो इसको सुधार देंगे? दूसरी बात, अभी हमारे जो विश्लेषक जी कह रहे थे कि 2024 के इलेक्शन में खड़गे जी का शायद जो इनका
पार्टी का प्रभाव बनेगा प्रधान बनने के बाद, वो हम 24 में उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, विश्लेषण नहीं फर्क पाएंगे। देखिए 24 की 1.5-2 साल बाकी पड़ी है अभी चुनाव में। यदि कोई प्रधान 1.5 साल में भी अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा तो फिर वो 9 साल और 10 साल में भी नहीं दे पाएगा। मेरा मानना ये है कि आज उनको कमान मिल गई है, अभी से वो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं तो जो 2024 मान लिया कि हिमाचल और इसमें ना हो पाएगा गुजरात में, लेकिन 2024 में उनकी योग्यता, उनकी कार्यकुशलता को परखा जाएगा कि वो कितना क्या कर पाने में कामयाब होते हैं। दूसरी बात, अभी वंदना जी भी बार बार कह रही हैं कि बड़ा लोकतंत्र है बीजेपी पार्टी में, इसमें तो लोकतंत्र की जो ना इतिहास लिखा जा रहा है, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अनुभव नहीं था मुख्यमंत्री का। भाई उनका तो एमएलए का भी अनुभव नहीं था, सांसद का भी अनुभव नहीं था, उनका सरकार में कभी बैठने का अनुभव ही नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी विधायक का इलेक्शन तक ना लड़ा हो और उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो उसमें कौन से आपने आपके चुने गए विधायकों से कोई नहीं हुआ, सहमति लिया? नहीं किया, नहीं किया जो बिल्कुल प्रूव नहीं किया। आज प्रदेश में देखिए उससे काफी पुराने 6 बार के विधायक थे अनिल विज का वास्तव में हक बनता था मुख्यमंत्री के लिए, जो लगातार 5 बार विधायक बन चुके थे और विधानसभा में काम कर चुके थे। हाँ, नहीं आप प्रदेश की जनता को गुमराह ना कीजिए कि उनका अनुभव नहीं था, उनका किसी प्रकार का अनुभव था और वो लोकतंत्र का पूर्ण रूप से हनन था। लोकतंत्र की मर्यादा को घुटियों पर टांग करके मनोहर जी को बनाया गया था और उसी का परिणाम है आज भी वंदना जी। अभी भी कर रहे हैं रेणु साहब, यूं तो देखिए आपकी पार्टी को भी वंदना जी, पार्टी के तौर पर जाना वंदना जी आज उसी का आपकी पार्टी में सुप्रीमो के लिए कोई चुनाव होता है? आपकी पार्टी को भी तो परिवार से जोड़कर ही देखा जाता है ना। चलिए टाइम बहुत कम है, वाइंड अप की कमांड मुझे मिल रही है, लेकिन राजकुमार जी अंतिम कमेंट आपसे चाहेंगे। हाँ, हरियाणा कांग्रेस पर क्या असर आप देखते हैं, संक्षेप में बता पाए तो। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आज कांग्रेस का चेहरा बदला है जी, लेकिन सिर्फ चेहरा बदलने का कुछ नहीं होगा जब तक चाल और चरित्र नहीं बदलता, कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति नहीं बदलती, कांग्रेस का पुनरुद्धार होना असंभव है। वही बात देश में लागू होती है, वही बात हरियाणा में लागू होती है। अगर कांग्रेस एक पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करेगी, एकजुट होकर नहीं चलेगी, तो उसके रास्ते में मुश्किलें रहेंगी जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज के इस चर्चा में जुड़े। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान मिली है, क्या पार्टी का सम्मान या पार्टी के अच्छे दिन वो ला पाएंगे, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।